सर, मैं जीवन कुमार वर्मा जनपद लखनऊ के तहसील मोहनलालगंज का निवासी हूँ। मैं भी कृषि कार्य से जुड़ा हुआ हूँ, खेती करता हूँ। मेरा पैतृक कार्य है खेती करना, करता रहा हूँ। लेकिन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल और दवाओं का इस्तेमाल, बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। करते करते लागत भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है हमारी, और लागत बढ़ते बढ़ते ज़मीन में खाद की मात्रा, समस्या ये है कि कभी जिसमें 2 बोरी DAP डाल रहा था उससे 2.5 बोरी 3 बोरी करनी पड़ रही है। हमें मात्रा भी बढ़ानी पड़ रही है, और ये समस्या हमारी नहीं है, सारे किसानों की समस्या है। और दिक्कत ये है कि लागत बढ़ते बढ़ते कृषि में बचत ख़त्म होती चली जा रही है। किसान की बचत बिल्कुल शून्य, यानी कि आपको उसके अपने खाने रहने जीने का भी बचना मुश्किल हो जा रहा है। ऐसी स्थिति में बात आती है कि छोड़ा जाए, रसायन को छोड़ा जाए, तो जैविक कृषि की बात होती है। बहुत से लोग करते हैं, मैंने प्रयास किया, देखा। देखते हुए जैविक कृषि में भी कंडीशन है कि वहाँ पे भी लोग उत्पाद बना के बेच रहे हैं। कोई बोतल में बेच रहा है, कोई पैकेट में बेच रहा है। अब बेचने के बाद उनसे भी कोई विशेष लाभ समझ में नहीं आता है। तो मैंने आपका बहुत नाम सुना, सुनते हुए आप प्राकृतिक खेती की बात सुनी आपसे कि प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक विधि से ही किया जाए और प्राकृतिक जंगल को, ज़मीन को, सबको बचाया जाए। इसको करते हुए देखा जा रहा है कि आज आपका कहना है कि प्राकृतिक, पहले सारा कुछ प्राकृतिक होती थी, खेती भी प्राकृतिक तरीके से होती थी, किसी भी केमिकल खाद का इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन और ये भी कहता, मैं तो सुनता आ रहा हूँ, सुनता क्या, आप कहते थे निश्चित चाकरी भीख निदान कहा गया उसके लिए, नौकरी के लिए जो व्यक्ति खेती छोड़ के अन्य कार्य करते थे, नौकरी कार्य करते थे, उनको हे दृष्टि से देखा जाता था। उत्तम खेती मध्यम बान, निश्चित चाकरी भीख निदान। यानी कि हमारी कृषि इतना उन्नत थी, तो इस उन्नत वैभव को प्राकृतिक खेती के सहारे कैसे लौटाया जा सकता है, किसानों को की समस्या को कैसे निजात दिलाया जा सकता है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, हमारी जो 17वीं शताब्दी तक, जी, ये जो आपने कहा उन्नत खेती मध्यम बान निश्चित चाकरी भीख निदान, 17वीं शताब्दी तक तो ये स्लोगन बिल्कुल चरितार्थ था। जी, अंग्रेज़ों के आने के बाद उन्होंने खेती में इतने सुधार किए। सुधार क्या किए? उन्होंने अपने हिसाब से इस देश की फार्मिंग को चलाया। हमारा किसान जो ट्रेडिशनल फार्मिंग करता था, उसकी अपनी एक सोच थी, और उसकी सोच थी कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। जी, ठीक है ना? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मेरे जो पूर्वज थे वो इस प्रकृति की व्यवस्था में भगवान को देखते थे। इस धरती को माँ कहते थे, पानी में विष्णु का वास देखते थे, वृक्षों में ब्रह्मा जी का वास देखते थे। ठीक है ना? और उनका कॉन्सेप्ट था कि इस यूनिवर्स में जितनी भी लिविंग इकाइयाँ हैं वो सब भगवान की हैं, भगवान की रचनाएं हैं, इसलिए मुझे किसी को मारना नहीं। चलते फिरते टिलेज करते बैल खेत जोत रहा है, उसमें एक केंचुआ कट गया तो बात अलग की है हल से आकर के। लेकिन हमारे पूर्वज कभी किसी को मारते नहीं थे। इवन चींटियों के लिए बिलों में आटा डालते थे, चिड़ियों के लिए दाना डालते थे, पानी भर के रखते थे। आज़ादी के बाद क्योंकि जब अंग्रेज़ चले गए तो अंग्रेज़ की बनाई हुई नीतियाँ कुछ ऐसी थीं कि उन्हीं को मैंने आगे बढ़ा दिया। फिर आगे 1960 में चूँकि खाद्यान्न कम था तो लाल बहादुर शास्त्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, ने नीतियों से, वैज्ञानिकों से एक अपील थी कि देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर कर। जबकि 17वीं शताब्दी में मैं सोने की चिड़िया था, जी, पुरोहित राष्ट्र था, और दुनिया का 34% खाद्यान्न ये भारत ही पैदा करता था। लेकिन 300 साल बीते जी, कि मेरी ये दशा खराब हो गई। तो क्या था कि कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया, और 1960 के बाद वैज्ञानिकों ने जो हरित क्रांति लाए, खाद्यान्न उत्पादन में जो कीर्तिमान हासिल किया, तो उन्नतशील बीज, इरिगेशन, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, मैकेनाइजेशन, और किसान 1990 में हम आत्मनिर्भर हो गए। 30 साल के सफ़र में आत्मनिर्भर हो गए। 30 साल
में जब हम आत्मनिर्भर हुए तो जो हमने नीतियाँ एग्रीकल्चर टेक्निक्स अपनाई थी उनके कुछ रेजिडुअल इफेक्ट यानी बैड इफेक्ट भी हमको नज़र आए। जैसे ज़मीन की उर्वरा शक्ति में ह्रास आया, भूगर्भ जल स्तर कम होने लगा, बायोडाइवर्सिटी नष्ट होने लगी, पानी का संकट बढ़ गया। तो अब क्या हुआ, अब किसान को भी लालच और किसान के साथ व्यवसाय करने वाले उनका भी लालच। सही। तो पूर्वज कह गए लालच बुरी बला। अब क्या है कि प्राकृतिक खेती के नाम पर, जैविक खेती के नाम पर भी वो जो पेस्टिसाइड बेचने वाले थे, जो फर्टिलाइज़र बेचने वाले थे, इनके पेट में बड़ी पीड़ा होती है क्या कि अगर ये प्राकृतिक खेती की मुहिम सफल हुई तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। तो अब इन लोगों ने क्या किया, प्राकृतिक खेती के नाम पर भी ये बोतलों में कुछ लेके घूम रहे हैं। मैं सिंपल सी चीज़ बताता हूँ कि सनातन संस्कृति की बात जब होती है तो सनातन मतलब है कि जैसा परमात्मा ने जो रचा हुआ है इस ज़मीन में, इस जंगल में, हमारे खेत में एक सिस्टम बना हुआ था। जैसे 1970 के दशक में अगर हम अपने देश के किसी किसान से पूछो क्यों भाई तब आप सिंचाई का था, सिंचाई की बात क्या थी, तो देखिए आप सॉइल इतनी रिच थी कि बरसात के पानी, बारिश ख़त्म हो जाने के बाद वर्षा के संचित जल में हम चना, मटर, मसूर, राई, सरसों बो लेते और बिना पानी के काट लेते थे। ना कोई फर्टिलाइज़र था, ना कोई पेस्टिसाइड था। क्यों? प्रकृति का वैभव खूबसूरत था। तो मैं क्या कहता हूँ कि किसान को अब अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। और कॉमन सेंस ये कि बाज़ार में तो जितनी भी चीज़ें बिक रही हैं वो सब फ्रॉड है। जो व्यक्ति आपको कुछ बेचने आता है वो व्यक्ति आपके साथ ठगी का धंधा कर रहा है। हमें उससे कुछ लेना ही नहीं है। हमें किससे लेना? हमें नेचर से लेना। तो जब नेचर की बात आती है तो नेचर में कितनी चीज़ें, देखिए ये ज़मीन जिसमें मैं बीज बोता हूँ, धरती माँ कहते हैं इसको जी, अगर ये संपन्न होगी, इसमें ह्यूमस होगा तो आप चाहे कोई भी बीज डाल दो, बीज की जर्मिनेशन भी ज़्यादा होगा और उसकी ग्रोथ भी ज़्यादा होगी, फलत भी ज़्यादा होगी अगर ज़मीन में ह्यूमस थी। तो एक तो ज़मीन है, दूसरी है जलवायु है। जलवायु का मतलब होता है खेत की मेड़ों पर जंगल और खेत के आसपास कहीं जलाशय। जैसे आज ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग का क्या किस्सा है कि सारे तो जंगल आपने काट लिए, सारे जलाशय में मकान बना लिए पूर करके। यस। जलाशय बचे नहीं, जंगल बचा नहीं, तो जलवायु परिवर्तन। फिर उसके बाद बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता कि नाना प्रकार के जलचर, थलचर, नभचर इस नेचर में अगर हैं तो देखिए आप, मैंने कहा ज़मीन स्ट्रांग है तो आप कोई भी बीज बो दीजिए, फसल कोई भी हो, ज़मीन उसको पाल लेगी। जलवायु ठीक है तो फोटोसिंथेसिस यानी कार्बोहाइड्रेट बनाने की क्रिया बहुत अच्छी चलेगी। बायोडाइवर्सिटी ठीक है यानी कि चिड़ियाँ हैं, तितली है, मनबुक्की है, मेंढक है, केंचुआ है और जाने क्या क्या यूनिवर्स में, तो ना आपके फसल में कोई कीट लगेगा और ना कोई फसल में बीमारी लगेगी। जैसे जंगल में ना तो कोई कीड़ा है, ना कोई बीमारी है, ना कोई पानी देता, ना कोई यूरिया देता, कुछ नहीं देता, जंगल मुस्कुरा रहे हैं। तो आपने जो कहा कि किसान आखिर प्राकृतिक खेती की ओर कैसे बढ़े और कैसे उसकी दशा सुधरे, तो आज की तारीख में चैलेंज क्या है कि किसान गेहूं बोए, चना बोए, मटर बोए, सब्जी बोए, कुछ भी बोता है। कई बार किसान सोचते हैं आम की खेती करके हम लखपति बन जाएंगे, बट नहीं बनेगा। कोई सोचता है मैं टमाटर उगा करके करोड़पति बन जाऊंगा, नहीं बनेगा। कारण हमारा ये इंटायर सिस्टम जो है ना वो किसान के पक्ष में नहीं था। मशीनरी, कोई भी मशीनरी, किसानों की हित की बातें तो खूब होती, अपने बिजनेस की बात होती है, लेकिन वहाँ पर एक हिडन एजेंडा है कि मेरा धंधा कैसे चले, सेल्फ बिजनेस। ठीक है ना। किसान को ये बात समझनी है कैसे कि भाई तुम पिछले 70-80 सालों से धनाढ्य बनने के लिए, अपने जीवन में खुशियाँ लाने के लिए, अपना अच्छा मकान बनाने के लिए, मतलब अपनी खुशहाली के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन तुमको मंजिल नहीं मिली।
उल्टा आपकी ज़मीन की फर्टिलिटी कमज़ोर हो गई, आपके ज़मीन के नीचे का पानी सूख गया, आपके गांव का जलाशय नष्ट हो गया, आपके खेत का केंचुआ मर गया, आपके खेत में पेड़ कट गए, न तितली है, न मधुमक्खी है, न चिड़ियाँ हैं। हम तो पैरालाइज हो गए ना, प्राकृतिक व्यवस्था नष्ट हो गई। हम तो पैरालाइज हो गए। तो मैं क्या कहता हूँ, कई बार जैसे मेरे कई सारे मित्र हैं, वो यूट्यूब में हमसे बहुत सारी बातें पूछते हैं और ऐसी बातें मैं खुल के बोलता हूँ, लेकिन फिर भी उनके प्रश्न रह जाते हैं कि सर ये जो पदार्थ आ रहा है बाज़ार में नाइट्रोजन घोलने का, या ये जो कंसोर्सिया आ रहा है इसके बारे में मैं क्या कह दूँ। मैं कहता हूँ जैसे जंगल की मिट्टी से जीवामृत हमने अगर इसमें क्लोरोपाइरीफास ज़मीन में डाला है तो सब कुछ मर गया। अब जो मर गया वो मैंने जंगल से लाए। जीवामृत की जब बात आती तो जंगल से मिट्टी जब मैंने ला करके और उनके जीवों को मैंने डेवलप किया, अब उसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं है। अब लोग पूछेंगे बेस्ट डिकम्पोजर डालने, तो ट्राइकोडर्मा का क्या होगा, सूडोमोनास कहाँ मिलेगा, ब्यूवेरिया का क्या रोल है। अरे हमने कहा जंगल से ले आए हो ना, उसमें सब कुछ है यार। क्योंकि ये वैज्ञानिक लोग, ये कंपनियां जो ट्राइकोडर्मा, ब्यूवेरिया, नाइट्रोजन घोलक, पोटास घोलक, जिंक घोलक, ये जितने भी पदार्थ बेच रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ ये कहाँ से लाए हैं वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया। ये भी तो ज़मीन से लाए हैं ना। ज़मीन से इन्होंने लाखों प्रकार के बैक्टीरिया लिए और उसका कल्चर किया, उसमें पर्टिकुलर एक ट्राइकोडर्मा स्पीसीज को अलग कर लिया, पर्टिकुलर बस एक माइक्रोब्स को डेवलप करके उसको बेचने लगे। कोई बिवेरिया बेचने लगा, कोई माइकोराइजा बेचने लगा, कोई सूडोमोनास बेचने लगा, कोई राइजोबियम बेचने लगा, कोई कुछ बेचने लगा। मैं किसान से एक ही चीज़ कहता हूँ, किसान भाइयों, अगर आप जंगल की मिट्टी ला करके उसको ड्रम में डाल करके पानी भर के आटा और गुड़ खिलाते हो तो आप समझ लीजिए कि आपको दुनिया के, अभी तो वैज्ञानिक जितनी चीज़ें नहीं भी जानते, एग्रीकल्चर के, माइक्रोबायोलॉजी के लोग अभी तो 17, 18, 20, 22 का नाम ले पा रहे हैं ना। इस नेचर में 84 लाख योनियाँ हैं। 84 लाख योनियों में हम लोग अभी 1,36,000 को हम आइडेंटिफाई कर पाए अभी, और जो 82 लाख और 64,000 हैं उनके बारे में तो मैं जानता है, तो भी सब नहीं। नेचर में ही, तो सब नेचर में है। तो किसान तब खुशहाल होगा। एक पहला काम है लालच छोड़ दे। हम धरती माँ के वैभव को ठीक करेंगे, वर्षा के पानी को खेत में रोकेंगे, खेत की मेड़ों पर पेड़ लगाएंगे, बिना ये विचार किए कि पेड़ छाया मारेगा। हमें लालच तो करना ही नहीं। ये प्रकृति रूपी व्यवस्था, ये प्रकृति माँ है। इसी को मैं, आजकल नवदुर्गा चल रहा है, नवदुर्गा के जो 9 रूप बनाए गए, उसमें क्या है, 9 वनस्पतियाँ हैं, मेडिसिनल वैल्यू की, मतलब औषधियाँ हैं। 9 रूप देखिए आप। अभी तो 9 आइडेंटिफाई लोगों ने करके कहा नवदुर्गा के 9 रूप। नवदुर्गा का जो दुर्गा है ना, आदि शक्ति दुर्गा, आदि शक्ति दुर्गा, उसी का नाम पार्वती है, उसी का नाम प्रकृति है। तो ये संपूर्ण प्रकृति, मतलब ये आप देखिए, ये एक पेड़ ये खड़ा है, ये पेड़ है, इसमें दुर्गा नहीं है क्या? पूरी प्रकृति में वास। एक ये खड़ा है वनस्पति, इसको मैं वीड्स कहता हूँ। वीड्स नहीं है ये किसने नाम दिया है कि वीड्स है? ये मेरे मतलब की चीज़ है। और ये कम से कम कुछ नहीं देगी तो खेत को कार्बन तो देगी, कार्बन देगी। अब हमें इस दुर्गा से है नफरत। देखिए अब पार्वती से मनुष्य को नफरत हो गई। शिव, ये धरती शिव है, तो शिव महाभारत है, उसमें समुद्र मंथन के बाद निकले हुए विष को किसने पिया? शिव ने पिया। और ये शिव आज भी कहता है कि अपने मानव जाति से, मनुष्य से, कि तुम्हारे लिए जितनी भी चीज़ें विष लगें वो सब हमको दे दो, यानी किसको? धरती को दे दो। उसके बदले में आप हमसे चना, मटर, मसूर, आम, अमरूद, जो मर्जी हो वो ले लो। लेकिन मैंने कहा नहीं, हम केवल शिव की आराधना, उपासना में इतना समझ पाए कि शिवरात्रि के दिन एक मंदिर में जाना जहाँ शिवलिंग है, उसको धतूरा चढ़ाना, बस। पार्वती के दिन एक मूर्ति बनानी है दुर्गा जी की, और बस उसकी पूजा करना। अब मेरा एक मतलब एक मोटी सी बात है दर्शकों से कि मित्र, मैं फिर बता दूं आपको, हम उस भगवान की पूजा करें जिस भगवान ने हमको बनाया है, जिस भगवान ने हमको रचा है, हम उस भगवान की पूजा करें
तो जिस भगवान ने हमको रचा है वो भगवान ये प्रकृति है, पंच महाभूत हैं। और अभी आप किसकी पूजा कर रहे हो? जिस भगवान को आप खुद बनाते हो। हाँ भगवान, यस। अभी तो हमने दुर्गा का वो काल्पनिक चित्र हमने खींचा है ना, शिवलिंग को तो मैंने जो है बनाया है ना, तो मनुष्य अपने द्वारा भगवान बना के उसकी पूजा करता है। ईश्वर का रूप अपने लिए बनाया अपने हिसाब से। मैं क्या कहता हूँ कि ईश्वर का जो वास्तविक स्वरूप है, जिसने आपको बनाया, देखिए भगवान हमें बनाएगा, और बड़ा दुर्भाग्य तब होता है जब ये इंसान भगवान बनाने लगता है, अपना खुद भगवान बनाता है, फिर उसकी खुद काल्पनिक पूजा करता है, उसी में उलझ के रह गया। तो खेती का किसानों से अनुरोध है, या आपका जो प्रश्न है किसान कैसे समृद्धशाली हो, तो किसान बाजार में अपने लिए कोई निवेश खरीदने नहीं जाएगा, उससे संकल्प लेना होगा। हम ना यूरिया डीएपी पोटास लाएंगे, ना कोई पेस्टिसाइड लाएंगे, और ना हम बोरिंग कराएंगे, ना मुझे सिंचाई की ज़रूरत है और नहीं है। नहीं तो मैं जंगल की बात बार बार करता हूँ, जंगल की खेती। ये धरती में कार्बन बढ़ेगा, धरती में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, एटमॉस्फेयर का पानी धरती में जाएगा, फसल लेगी, फिर ये चक्र चलता रहेगा। अगर कार्बन ज़्यादा होगा तो हमें सिंचाई की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन भाई लोग क्या चाहते हैं, बिजनेसमैन जितना भी है ना, किसानों के साथ काम करने वाला, वो ये चाहता है कि सत्य किसान न जानने पाए, क्योंकि सत्य किसान जब जान जाएगा तो हमारी बहुत सारे लोगों की दुकानदारी बंद हो जाएगी। और कोई प्रश्न आपका? प्रश्न बस इतना ही था। और दूसरा प्रश्न है, जब हम शिव की बात करते हैं, पृथ्वी की शिव की बात करते हैं, शिव को तो नेचुरल जहर शिव जी ने पिया था, समुद्र मंथन हुआ था, लेकिन अब तो हम जहर की बहुत सारी क्वालिटी अलग अलग तरह की बना बना के डाल रहा है, किसान के माध्यम से डलवा रहे हैं। बिल्कुल, उसका क्या होगा? देखो मैंने क्या बोला कि शिव ने मांगा कुछ था, मैं शिव को कुछ दे रहा हूँ। शिव ने मांगा था कि इस धरती पर जितनी भी वनस्पतियाँ उगेंगी उनका आप उपयोग कर लीजिए, आपके पशु खा लें। कुछ वनस्पतियाँ आपके उपयोग के लिए नहीं है, पशुओं के उपयोग के लिए भी नहीं है, वो सीधे के सीधे मेरे खेत के उपयोग के लिए हैं। तो जो चीज़ें आपको जहर के समान लगें नेचर में, वो हमको दीजिए। और हमने क्या किया, हम फैक्ट्रियों में जो है इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, वीडीसाइड बना करके शिव को, तो शिव तांडव नृत्य कर रहा है इस समय। अगर शिव की वास्तविकता को हम कंसीडर करते और शिव को वो चीज़ें देते जो शिव को देनी चाहिए, तो शिव डमरू बजाता। और चूँकि हम भटक गए राह से, इसलिए शिव तांडव नृत्य कर रहे हैं, उसका खामियाजा पूरी मानव जाति भोग रही है। बीमारियां बढ़ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फंजीसाइड वीडीसाइड डाल करके जो चीज़ें उगाते हैं, बिल्कुल, विशेष करके फल सब्जियों में तो डायरेक्ट ही चला जाता है आदमी के पास। फल सब्जियों की कहानी ये है मित्र कि अपने उत्तर प्रदेश में एवरेज 25,000 से लेकर के 40,000 रुपये पर एकड़ टमाटर, बैंगन जो भी बोता है सब्जी, वेजिटेबल, 30-35 हज़ार रुपये मूल्य की का पेस्टिसाइड वो 1 एकड़ सब्जी में डाल देते। 1 एकड़ एक फसल, ठीक है ना। अगर किसी किसान ने 3 क्रॉप ली वेजिटेबल की साल में, तो 1 लाख रुपए का केमिकल उसने डाला। और यही लोग चाह रहे हैं, कंपनियां यही चाह रही हैं कि ये डालता रहेगा तो मेरा कारोबार चलता रहेगा। और मैं विनोद कुमार चाणक्य का तो ये सब बंद करो, कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रारंभ के दिनों में मैं संजीवनी खाद बताता हूँ, संजीवनी खाद बना करके आप डालेंगे, चूँकि ऑल ऑफ सडन आप पहली साल अगर टमाटर लगाएंगे और कहेंगे कि मैं इस साल कुछ नहीं डालूंगा, तो निश्चित आपको घाटा होगा। तो 2 चीज़ें कहता हूँ, ज़मीन को रिच करने के लिए ज़मीन के जो माइक्रोब्स मर गए उनको जंगल से ला के इनोकुलेट कर दीजिए मेरे बताए गए जीवामृत के अनुसार। उसके बाद अगर वेजिटेबल की क्रॉप बोई है तो आप नीम की पत्ती या नीम की निमौली और गोबर और गुड़, किसी भी जानवर का गोबर, कोई ज़रूरत नहीं है कि गाय आप ढूंढते फिरें। चूँकि मैं फिर बता दूं, देश के 85% लोगों के पास गाय नहीं है। तो अगर 85% किसानों के पास गाय नहीं है और आज अगर वो प्राकृतिक खेती का मन बनाए तो क्या ना करें?
हाँ, बहुत से ऐसे हैं जिनके ठीक है पास ना? जानवर ही नहीं। है ही नहीं। दूसरी चीज, प्राकृतिक खेती तो सबको करनी है, और एक ही चीज है, करनी है तो करो, अन्यथा अपनी भी कबर खोद लो, बच्चों की भी कबर तुम ही खोद के जाओ, क्योंकि बच्चे तो फावड़े से अपनी कबर भी नहीं खोद पाएंगे। फिर बता दूं आपको, हालात इतने बदतर हैं कि अगर मैं किसी से पूछूं क्या 20 साल के बाद आपको ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, कोई यह कह दे कि यस मिलेगा, टंके की चोट पर। किसी की औकात नहीं है जो कह दे कि 20 साल के बाद हमको पीने का पानी मिलेगा। मैं पूछता हूं कि 20 साल के बाद सामाजिक समरसता का जो हाल है, आपसी जो जातियों के बीच, मजहबों के बीच, अरे इवन परिवार में भाई भाई के बीच, यस यस। ये भाई भाई के बीच ये माइंड की दिमाग में क्या हो गया? तो दिमाग में चूंकि हमने रसायन खाए हैं, देखिए आप, मैंने यूरिया डाली, डीएपी डाला, पोटास डाला, इंसेक्टिसाइड डाला, फंजीसाइड डाला, वीडीसाइड डाला, सब कहाँ डाला? दिमाग में। तो हमारा तो दिमाग भी खराब हो गया। शरीर तो पहले से बीमार था क्योंकि पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा, और एक केमिकल खा खा करके मेरा दिमाग भी खराब हो गया। आज जो सबसे घनिष्ठ रिश्ता होता है पति पत्नी का, 40% के बीच में नहीं पट रही है। तनाव है, जिंदगी में तनाव। कारण क्या है कि समझ नहीं है ना किसी को। मैंने कहा मेंटली हम लोग सारे हैंडीकैप्ट हो गए। क्यों? जिसकी माँ हैंडीकैप्ट, जो अपनी माँ को हैंडीकैप्ट कर देगा, जब ये धरती रूपी माँ, प्रकृति रूपी माँ को आपने विकलांग बना दिया, तो आपको विकलांग होने से कौन रोक पाएगा? तो मैं फिर कहता हूँ, आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए अपनी तो ऐसे तैसे कट गई, लेकिन बच्चों की और ज़िंदगी खूबसूरत हो, हसीन हो, उज्जवल हो, उनके चेहरे पर कोई गम ना हो, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, इसके लिए आज की पीढ़ी को कुछ सोचना पड़ेगा। और क्या सोचना पड़ेगा? कि लालच छोड़ दो, बेवकूफ़ी छोड़ दो, केवल इस प्रकृति रूपी माँ की पूजा में लग जाओ, यथार्थ पूजा। अब ये मंदिर में जाने वाली पूजा, कैलेंडर में अगरबत्ती सुलगाने वाली परंपरा बंद करो, सीधे सीधे प्रकृति रूपी माँ को ठीक करो। और प्रकृति रूपी का मतलब है, माँ का मतलब है पंच महाभूत और बायोडाइवर्सिटी, और कुछ नहीं है। हमको सारी वनस्पतियों से मोहब्बत हो जानी चाहिए, सारे जीव जंतुओं से मोहब्बत हो जानी चाहिए, और पंच महाभूत चित्त जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा। जब हम कंसीडर करते हैं धरती पानी हवा आकाश अग्नि से मेरा शरीर बना है, तो इसके तुम हो क्यों नहीं जाते हो? इसके विरुद्ध में क्यों खड़े हो? धरती को तुम लूटोगे, पानी को तुम लूटोगे, पेड़ को तुम काटोगे। वो तो मनुष्य का बस नहीं चलता तो मैं आकाश को भी नष्ट कर देता, सूरज को भी गिरा लेता जमीन पर। इसकी औकात में नहीं है, इसकी परिध के बाहर है। अन्यथा इसकी परिध के अंदर जितना भी भगवान का स्वरूप है, उसको ये नष्ट करने में तुला हुआ है, चंद पैसे के लिए। और चंद पैसे मिल जाने के बावजूद भी वे खुश नहीं। नमस्कार। नमस्कार।